हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 21 ऑफ आर जीके पीवाईक्यू सीरीज़ फॉर आर एसएससी एग्ज़ाम्स। और नोट्स आज आप लोगों को मिल जाएंगे बिकॉज आज आप लोगों ने जो है, आज नहीं कल आप लोगों ने जो वीडियो में मैंने टारगेट दिया था 1000 लाइक्स का, वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और ये नोट्स आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 तक के, 1 से लेके 7 तक के एक साथ नोट्स होंगे और 8 और 9 का अलग होगा, और उसके बाद 10 11 ऐसे करके मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कल एक काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन मैंने रिसीव किया कमेंट सेक्शन में कि सर ऐसा रखिए कि हर नोट्स के लिए, मतलब हर अगले लेक्चर के नोट्स के लिए लाइक्स का टारगेट रखिए। तो भाई अभी तो मैं टारगेट नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर जिस दिन मुझे लगा कि तुम लोगों ने फिर अपनी वही हरकत चालू कर दी है ना कि लाइक मत करना भाइयों वीडियो को, नहीं तो और लोगों तक पहुँच जाएगी, तो फिर देख लेना फिर मैं टारगेट रखना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परमार एसएससी टेलीग्राम जो है वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द डैश। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश के ऊपर उत्पन्न होते हैं, पैसिफिक, मेडिटेरेनियन, अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल। देखिए अभी मैं आपको पूरी साइक्लोन की ज्योग्राफी समझाता हूँ, ये चक्रवात होता क्या है। तो साइक्लोन ना दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं, पहले तो साइक्लोन ही समझ लेते हैं। तो साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं और एक टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, फिर एक्स्ट्रा लैटिट्यूडनल या फिर मिडिल लैटिट्यूडनल साइक्लोन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, साइक्लोन जब भी बनता है तो वो हमेशा एक लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब के अराउंड बनता है। जब भी, अब निम्न दाब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो वहाँ पे अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप में इसको नहीं ले जा रहा हूँ, बस इतना समझो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। तो उससे होता क्या है, वहाँ पे विंड सर्कुलेशन डेवलप होने लगता है जिसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो सर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो आते हैं आपके मिड लैटिट्यूड्स में। ये है इक्वेटर, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो रीजन होता है आपको पता है, इसको बोलते हैं मिड लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं उनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन बोलते हैं। ये साइक्लोन घूमते क्यों हैं, है ना? ऐसे जब हम लोगों ने याद करो साइक्लोन से आपको क्या आना चाहिए, सितरंग साइक्लोन जो आया था अभी रिसेंट में बांग्लादेश में, जिसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था, राइट, जिसको थाईलैंड को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो यहाँ पे जब मैंने आपको पिक्चर दिखाई दी तो आपने देखा होगा वो घूमता हुआ कुछ है, और आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं कि साइक्लोन घूमता है। तो वो घूमता किस वजह से? एक फोर्स है, याद रखना, जिसका नाम है कॉरियोलिस फोर्स। ये कॉरियोलिस फोर्स जो है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर घुमा देता है, राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये चीज़ों को लेफ़्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है कॉरियोलिस फोर्स। और कॉरियोलिस फोर्स याद रखना, इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका कॉरियोलिस फोर्स बढ़ेगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि ये बस साइक्लोन जो होते हैं ये इक्वेटर के पास में आते हैं, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मिड लैटिट्यूड्स में आते हैं? नहीं, साइक्लोन जो होते हैं सिर्फ पानी में आ सकते हैं, समुद्र में। ठीक है, अब साइक्लोन पानी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बगल में कोई तालाब है, ठीक है, नाला है, उसमें साइक्लोन आ जाएगा। साइक्लोन के लिए चाहिए बहुत लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, जो जैसे आपकी टाइड्स वगैरह हो गई, टाइड्स भी कहाँ पे आती हैं? सी में। उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर बात करें, ये लैंड और सी दोनों में आ सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड और सी दोनों में आ सकते हैं, साइक्लोन सिर्फ सी में आ सकता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, अब मुझे, और ये जो होते हैं साइक्लोन लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मोर फ्रीक्वेंट है। तो मुझे बताइए इन दोनों में डिस्ट्रक्टिव कौन सा ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करेगा, कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा वो क्रिएट करेगा, क्योंकि ये कम आ रहा है। भाई जिसको कम गुस्सा आता है उसको बड़ा भयानक गुस्सा आता है, जिसको बहुत फ्रीक्वेंट गुस्सा आता है उसका गुस्सा उतना भयानक नहीं होता है। तो ये जो साइक्लोन होता है इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। समझ गए? अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आते हैं। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में आपने ये देखिए, ये साइक्लोन को रेड से दर्शाया गया है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म कहाँ पे आ रहा है? बे ऑफ बंगाल में।
जो सितरंग भी आया वो कहाँ पे आया, बे ऑफ बंगाल में। ये है अरेबियन सी। तो क्या कभी अरेबियन सी में साइक्लोन आता नहीं है? बिल्कुल आता है। लेकिन इंडिया में अगर बात करें, मोस्टली जो साइक्लोन है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो अरेबियन सी में साइक्लोन ज़्यादातर ओरिजिनेट होते हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे, सेंट्रल ये वेस्ट एशिया की तरफ, जहाँ पे आपके सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इनके पास चले जाते हैं साइक्लोन। हमारे यहाँ जो साइक्लोन आते हैं इंडिया में वो मोस्ट, अब ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी वाले साइक्लोन कभी आते ही नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं। यहाँ पे इंडिया की जो आपका मलाबार कोस्ट है वहाँ पे हिट कर देते हैं, लेकिन यूजुअली आप साइक्लोन जो सुनोगे वो आते हैं आपके कोरोमंडल कोस्ट पे। उसके भी रीजंस हैं कि क्यों बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। उसका रीज़न, प्राइमरी रीज़न ये है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे, जैसे ही हमारा इंडिया है ना, तो यहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर जो हमारी नदियाँ हैं वो यहाँ पे आके डेल्टा बनाती हैं। कुछ ही नदी हैं जो वेस्टर्न साइड पे जाके, जैसे नर्मदा, तापी हो गई, मंडोवी, जुआरी हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी पेरियार हो गई। अब पेरियार से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, पेन्नर। पेन्नर याद रखना, आंध्र प्रदेश की ईस्ट में बहने वाली नदी है, इंडिपेंडेंट नदी है, किसी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो यहाँ आके ईस्टवरी बना देती है और यहाँ पे डेल्टा। तो तुम्हें भी पता है कि ज़्यादातर नदियाँ कहाँ पे आती हैं, ईस्टर्न साइड में ही आती हैं। तभी हम बोलते हैं कौन सी नदी है भाई जो वेस्ट साइड में जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत ही कम है, ठीक है। नर्मदा, तापी ये मुख्य नदियाँ जो वेस्ट साइड में जाती हैं, नहीं तो मोस्टली सारी ईस्टर्न साइड में। तो क्योंकि ये फ्रेश वाटर कैरी करती हैं तो यहाँ पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, और कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साइक्लोन को डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, वो नाम आपको पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, जो कि हमारा सबसे बड़ा और सबसे गहरा, यानी कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट ओशियन है। वहाँ पे इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरिकेन। फिर अगर हम बात करेंगे साउथ चाइना सी में, जब साउथ चाइना सी में आएंगे तो यहाँ पे इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। और अगर हम इंडिया में आएंगे तो हम इंडियंस जो है, पहले तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखना इसको विली विलिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो आप अपने नोट्स में लिखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है, विली विली, या फिर विलीज विलीज ऐसे करके इसका नाम है। टाइफून इसका साउथ चाइना सी में नाम है, साउथ चाइना सी में। और अगर हम बात करें अटलांटिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक की, तो यहाँ पे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक। और वेस्टर्न पैसिफिक या फिर जो आपका साउथ चाइना सी है वहाँ पे टाइफून के नाम से जाना जाता है, या फिर जापान के आसपास। और हम इंडियंस के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई इनका नामकरण अलग से बैठ करें, तो हमारे यहाँ साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। साइक्लोन हो, साइक्लोन की तरह रहो, है ना। तो यहाँ पे इसको सिर्फ साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई? फिर से रिपीट करूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन लो प्रेशर के अराउंड बनता है। ट्रॉपिकल जो, हाँ ठीक है, जो साइक्लोन होता है वो लो प्रेशर के अराउंड बनता है। साइक्लोन दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक्स के पास आते हैं, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो आपके मिड लैटिट्यूड्स के आसपास आते हैं, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के अराउंड में, ठीक है। ये जो ट्रॉपिकल होते हैं सिर्फ समुद्र में ही आ सकते हैं, और ये लैंड और वाटर दोनों में ही ओरिजिनेट हो सकते हैं। ये जो होते हैं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, ये कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक ऐसे ही होते हैं आपके एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो होता है ना, वो याद रखना, वो हाई प्रेशर के अराउंड पे बिल्ड होता है। और लास्ट चीज़ एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जो साइक्लोन होता है ना, साइक्लोन चाहे ट्रॉपिकल हो चाहे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में याद रखना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। वैसे तो इसका, चलो वो चीज़ आपको मैं नहीं बता रहा हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट ईस्ट से वेस्ट जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेस्ट से ईस्ट, वो सब याद नहीं रखना है। बस इतना याद रखो, साइक्लोन चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में सब उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर मैं एंटी साइक्लोन का पूछ लूँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। वैसे इसका उतना कुछ पूछता है नहीं, बस तुम साइक्लोन का याद रखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर सब उल्टा करते चले जाना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। अगले सवाल पे आते हैं। मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, धन गुणक को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे मल्टीप्लाई हो रही है देखो। अब मनी मल्टीप्लाई कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट से। अगर मेरे पास मान लो कि 20,000 रुपये है, ठीक है, मैं उसको ऐसे ही रखे रहूँगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो रियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी।
लेकिन अगर मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया सही जगह तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी वही मनी, 20,000 का 40,000 हो जाएगी, है ना, इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाएगी और मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। तो इसी तरह जो है बैंक्स यहाँ पे क्या करती हैं, जो आपका मनी होता है उसको मल्टीप्लाई करती हैं। कैसे मल्टीप्लाई करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में डिपॉजिट करने गए तो बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं, तो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं जो हम लोग जाके डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक्स के पास जो भी डिपॉजिट आता है, ठीक है, उससे वो हमें कुछ इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है कि भाई चलो हम इतना % रेट, लेकिन उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन पे पैसा घुमा देता है और उसी से बैंक की कमाई होती है। अब लोन पे जो पैसा लेता है वो कहीं पे किसी ने हो सकता है इन्वेस्ट वगैरह किया हो, तो उससे क्या है, मनी जो है बढ़ रही है, ठीक है, मनी इकॉनमी में जा रही है और बढ़ रही है। लेकिन क्या जितना पैसा आया लोन, जो जितना पैसा डिपॉजिट हुआ बैंक पे, क्या वो सारा लोन के तौर पे घुमा देगी? नहीं, मैंने आपको समझाया था। इसमें दो टर्म्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR। CRR और SLR बैंक्स को मेंटेन करने पड़ते हैं। RBI के नॉर्म्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। वो बोलती है कि आपको अपना CRR और SLR इतना मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा लोन में पैसा घुमा देंगी, जो कि बिल्कुल घुमाएंगी क्योंकि उससे उनको पैसा मिल रहा है, तो फॉर एग्जांपल कल को कोई आ गया यहाँ पे कि मेरा पैसा वापस दो, मुझे अभी चाहिए, और इनके पास पता चला पैसा है ही नहीं, खबर फैल जाएगी, लो यहाँ पे बैंक जो है इनके पास पैसा ही नहीं, तो सब जाएंगे भाई हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। इससे क्या हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम खराब हो सकता है। तो इसीलिए इनको CRR और SLR मेंटेन करने पड़ते हैं कि भाई इतना % पैसा तुम्हें कैश में रखना है, तो उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। इतना पैसा तुम्हें गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। यूजुअली ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CRR। तो इतना मान लेते हैं कि बैंक के पास 100 रुपये आया और CRR मान लेते हैं 5% है, तो इसमें और SLR मान लेते हैं कि 10% है, तो 15 रुपये ये रख के बाकी का जो 85 है उसको घुमाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि मनी मल्टीप्लायर CRR के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर डायरेक्टली होगा या फिर इन्वर्सली होगा, बताइए। ये CRR जो है, जो मनी मल्टीप्लायर है, इस CRR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इन्वर्सली? तो ऑब्वियस ये बात है, मनी मल्टीप्लायर की अगर बात करिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा CRR। अब देखो SLR क्या होता है ना, SLR में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड, इसमें रिटर्न्स मिलते हैं बैंक को, तो इसमें भी मनी मल्टीप्लाई हो रही है। बट CRR एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिल्कुल भी कैश के फॉर्म में रखा हुआ बिल्कुल ही मनी मल्टीप्लाई नहीं हो रही। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा है, मैं कैश के फॉर्म में रखूँ तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर उसको मैं गोल्ड के फॉर्म में फिर किसी और फॉर्म में रखूँ तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ेगा। तो CRR जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अब मान लो कि मैं RBI बोल दे 50% है CRR से, तो नहीं 50 रुपये अब तुम्हारे पास रखना है, उसमें कोई मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जितना कम CRR होगा उतना ही ज़्यादा आपका मनी मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 1 / कैश रिजर्व रेशियो। Which of the following UT or states have the highest density per kilometer square according to census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक है? बिहार, यूपी, चंडीगढ़ या फिर पौंडीचेरी? तो हाईएस्ट किसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कई बार देख चुके हैं, बिहार की है। अगर हम यूटी के टर्म्स में बात करें, यूनियन टेरिटरी, तो ये है दिल्ली। लोवेस्ट की अगर हम बात करें तो लोवेस्ट में अगर हम स्टेट की बात करें तो ये है हमारा अरुणाचल। और अरुणाचल से क्या याद आना चाहिए तुमको, अरुणाचल से तुमको याद आना चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर के मामले में MP है और दूसरे में अरुणाचल है। यहाँ पे देश का पहला एक्वा पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, याद करो कल पढ़ाए थे, सारी हिल्स कहाँ पे? अरुणाचल में, हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और अरुणाचल में ही आपको पासेज यानी दर्रे देखने को मिलेंगे, बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू, ठीक है। फिर अगर बात करें लोवेस्ट में यूटी की, तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मुझे लक्षद्वीप की याद आ रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी कुछ ही दिन करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि दो बीचेस थे, ठीक है, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। एक तो थुमडी था और दूसरा कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी डिस्कस हो गई। आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन बिहार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक? किस प्रकार की चट्टान को जैविक तलछटी चट्टान माना जा सकता है? तो टाइप्स ऑफ रॉक हम ना जाने कितनी बार देख चुके हैं सारी चीज़ें। और अच्छा ये बताइए, सबसे पहली चीज़ तो ये पढ़ते हैं कि साइंस ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं। तो याद रखना पेट्रोलॉजी, ठीक है, साइंस ऑफ रॉक को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। और अब रॉक के बारे में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, इग्नियस जिसको कि प्राइमरी रॉक बोलते हैं, फिर मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फिक, जो वर्ड मेटामॉर्फोसिस से डिराइव होता है, विच मीन्स चेंज इन फॉर्म,
और तीसरी बताई थी सेडिमेंट्री रॉक, राइट। 3 बताई थी आपको। इग्नियस जो डायरेक्टली मैग्मा लावा निकलता है उससे बनती है, फिर इग्नियस में अगर हीट एंड प्रेशर पड़ेगा या फिर सेडिमेंट्री में हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक बनेगी। और जो आपकी इग्नियस होती है वो सेडिमेंट्री में इस तरह से बदलती है, जब ये टूटती उठती है तब इसका एक तरह से डिपोजिशन होता है और लिथीफैक्शन प्रोसेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथीफैक्शन, ये मतलब डिफरेंट जो आपके इरोजनल एजेंट्स है जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, इनके थ्रू यहाँ से टूट के जाएगी और एक जगह इकट्ठा होकर दब के सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। तो ये पूरा रॉक साइकिल होता है जहाँ पे एक फॉर्म ऑफ रॉक दूसरे में कन्वर्ट होता है। अब ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि इग्नियस के क्या क्या एग्जाम्पल्स, गबरू, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, सिर्फ 4 ही बताए थे आपको मैंने इस पर। मेटामॉर्फिक में क्या बताए थे? मेटामॉर्फिक में मैंने आपको मार्बल बताया था, मेटामॉर्फिक में मैंने आपको ग्नीस बताया था, मेटामॉर्फिक में मैंने आपको क्वार्ट्जाइट भी बताया होगा, ठीक है। और एक और नोट कर लो, एंड दैट इज स्लेट। सेडिमेंट्री में मैंने आपको लाइमस्टोन बताया होगा, मैंने आपको सैंडस्टोन बताया होगा, मैंने आपको टेलाइट भी आई थिंक बताया होगा, ठीक है। ये कोल भी मैं बताया होगा, कोल, ठीक है। कोल हो गया आपका, और कोल के अलावा एक और जो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है अभी, कोल 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 कोल, चलो अभी तो याद नहीं आ रहा मुझे वो क्या था, लेकिन खैर अभी अगर इतने भी जितने मैंने आपको पहले बताया था अगर उतने भी आपको याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर है कि क्वेश्चन पूछ रहा है बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है। तो भाई सेडिमेंट्री रॉक 3 तरह की होती हैं, एक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, एक केमिकली फॉर्म्ड और एक मैकेनिकली फॉर्म्ड। तो जो ऑर्गेनिकली है वही बायोलॉजिकल भी है। तो यहाँ पे उससे कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि क्या पूछा है, क्योंकि भाई बॉक्साइट तो और है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम की है, हटा। मार्बल तो मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट तो इग्नियस है, ख़त्म। यहाँ पे भाई ऑर्गेनिकली, केमिकली, मैकेनिकली वो तो मैं तब सोचूंगा ना जब सारे चारों ऑप्शंस आपके सेडिमेंट्री रॉक वाले होंगे, अभी मुझे क्यों सोचना, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था मेटामॉर्फिक, जैसे अभी मैंने बताया कि इग्नियस और सेडिमेंट्री से बनती है। तो जैसे जो मार्बल है ना वो लाइमस्टोन से बनती है, तो कभी कभी पूछ लेता है मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म ऑफ विच रॉक, तो लाइमस्टोन का ये फॉर्म है, ठीक है। ग्रेनाइट से ग्नेस बनती है, और जो आपका शेल होता है ना, शेल उससे आपका स्लेट बनती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो सैंडस्टोन होता है उससे आपका क्वार्ट्जाइट बनता है, ठीक है, क्लियर है। और किस टाइप ऑफ रॉक में आप कमेंट बताएंगे आपको इन तीनों में से किस में फॉसिल्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि लेयर्स भी होती हैं उस रॉक में। आगे बढ़ते हैं, और बॉक्साइट किसकी ओर होती है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे है आपका? ये है उड़ीसा में, मयूरभंज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड विच ईयर इज़ रेफर टू एज द ईयर ऑफ डिवाइड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के संबंध में आपको बताना है कि किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है, 91, 96, 81 या फिर 2010। 1991 जब हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी। व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? जहाँ पे हमारे पास इतना भी फॉरेन करेंसी नहीं है, इतना भी हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम कुछ और भी इंपोर्ट कर सकें, यानी हम दिवालिया एक तरह से हो गए थे, आप ये बोल सकते हो। हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं थे कि हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सकें, या फिर टू कंक्लूड हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम गए किसके पास? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, IMF के पास, और इससे मदद मांगी। लेकिन इसने मदद की तो लोन दिया भी हमें, लेकिन एक शर्त पे, एंड दैट शर्त वाज LPG, यानी L का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप करो अपनी इकोनॉमी की, खोलो, आप उसको ग्लोबलाइज करो, आप बाहर ट्रेड करो, ये सारी चीज़ें आप करो। और इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइज इकोनॉमी का करने का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए खोलो अपनी इकोनॉमी, FDI और FPI आने दो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आने दो अपनी कंट्री पे। तो ये सारे हमारे कंडीशंस रखे थे। और इस समय पूछ लेता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन में मनमोहन सिंह पक्का देगा, लेकिन उत्तर क्या होगा? PV नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनका इसमें बहुत बड़ा रोल था इंडिया को यहाँ से उबारने में। भले ये एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के रूप में ना जाने जाते हो, जो भी कारण हो, जो भी ना मानता हो, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया दमदार एक फाइनेंस मिनिस्टर ज़रूर थे, बिकॉज इकोनॉमी की रखने वाले काफ़ी इकोनॉमी की इनको नॉलेज है, ठीक है। तो मनमोहन सिंह जी ने ही हमारी कंट्री को 1991 में उबारा था इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से। LPG रिफॉर्म्स के बारे में आप जान गए। और अच्छा, आपको ये बताना है कि IMF का
हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। आईएमएफ से मुझे याद आ रहा है कि भाई हम लोग एक बार लोन लेने गए थे, तो मुझे याद आता है अपने बेटे के बारे में जो है पाकिस्तान, जो अक्सर जाता रहता है। फिर यहीं से मुझे एफएटीएफ की याद आ जाती है कि जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोक नहीं पा रहा है। एफएटीएफ के रिगार्डिंग हमने अभी पढ़ा था करंट अफेयर्स के उसमें कि एक कंट्री है जो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आ गई है, एंड दैट कंट्री इज़ व्हाट, म्यांमार, ठीक है। इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, एक तो ईरान है, एक आपकी नॉर्थ कोरिया, और हमारी तीसरी कंट्री हो गई है म्यांमार, ठीक है। और एफएटीएफ बना कब था, जो G7 आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, हाँ G7 की जो मीट हुई थी उसके टाइम पे ये बना था आपका एफएटीएफ, क्लियर है, ये पेरिस में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 1991। अगले क्वेश्चन, अच्छा ये आपको बताना है एफएटीएफ किस साल बना था। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर डैश इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच अविभेदित परत डैश मौजूद होती है, ठीक है। अब आपको बताना है सिलिया, एक्टिनोग्लिया, मिसोग्लिया, या फिर क्या है ये, एकोलोमिया, ठीक है। चलो अब इसका आंसर नहीं भी पता है फिर भी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी उससे करो, ठीक है। और एक चीज़ कि भाई जो अगेन मैं हर लेक्चर में चीज़ बोलता हूँ, अगर कोई यहाँ पे नया है लेक्चर में, इस लेक्चर में, तो लेक्चर नंबर 1 से प्रोसीड करिए सर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो जैसे रॉक्स पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए फिर से वो चीज़ मैंने ढंग से वैसे फॉर्म में नहीं लिखी, बिकॉज हमें सिर्फ रिविजन करना है। देखो इस क्वेश्चन को उसी तरह से करो जो मैंने कल बताया था। भाई मेजॉरिटी क्या बोल रही, कल था ना 3 ऑप्शन एक बोल रहे थे और एक ऑप्शन कुछ अलग बोल रहा था, उसको हटाया था, याद है वो पॉलीमर वाला क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे ग्लिया ग्लिया, ठीक है। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि ये मतलब कौन सा लॉजिक है तो है, ठीक है। अगर वही नॉलेज से आपने कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपके बन ही रहे, अगर इससे भी बना ले गए कुछ, अब जैसे मान लो 3 क्वेश्चन तुमने बनाए, ठीक है, 2 सही हो गए, 1 गलत हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, नेट में पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या बोल रही है, ग्लिया। अब एक्टिनोग्लिया लगाऊं या फिर मीजोग्लिया लगाऊं, बात किसकी कर रहा है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन, बीच में, बीच में, मीजो का मतलब होता है मिड में, बीच में, ऑप्शन नंबर 3 मीजोग्लिया, आंसर यही है। याद है ट्रिप्लोब्लास्टिक, कुछ ऐसे करके सुने हो ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ अगर लेक्चर 1 से हो तो कई बार सुने होंगे इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में जो आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बताए थे, 3 फॉर्म ऑफ लेयर होती है, और ये भी आपको बताए होंगे कि उसमें एक होता है एक्टोडर्म, ठीक है। जो डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें सिर्फ एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें मीजोडर्म भी हो जाता है, तो उस लॉजिक से भी इसको सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इस पर आई थिंक ये क्वेश्चन आएगा आगे, तब देखेंगे इसको फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वॉज लेड बाई कन्हू एंड सिद्धू, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कन्हू और सिद्धू ने किया था, खासी, भील, संथाल, मुंडा। सिद्धू कन्हू 2 भाई थे, इन्होंने चलो मैं हिंट देता हूँ, इनका पूरा नाम सिद्धू और कन्हू मुर्मू था। अब बताओ इसका आंसर, अब तुरंत आना चाहिए आंसर, क्यों, क्योंकि मुर्मू से तुम्हें याद आएगा द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंट है, और वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात ये भी संथाल ही होगा ना, संथाल रिवोल्ट को लीड किया था, ठीक है। कब हुआ था, 1855 यानी 1857 रिवोल्ट के 2 साल पहले। क्यों हुआ था, जितने भी थे ना, खासी, भील, संथाल, मुंडा, जिसको उलगुलान अपराइजिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर पैका, ज़्यादातर जो रीज़न था इनका, जो प्री 1857 आपके रिवोल्ट थे, उनका मेन रीज़न था ज़मींदार का ट्राइबल्स की लैंड पे आना, अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप करना, अंग्रेज़ों के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा जाना जिसकी वजह से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाना। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारे ट्राइबल्स चिढ़े हुए थे और ये रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। जैसे संथाल रिवोल्ट भी इसी कारणवश था, और मुंडा रिवोल्ट तो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। मुंडा रिवोल्ट की अगर बात करें, मुंडा अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है 1899 में, और इसको याद रखना, इसको उलगुलान अपराइजिंग भी बोलते हैं। उलगुलान का मतलब होता है एक तरह से रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो उलगुलान अपराइजिंग। अब ये जो है इन लोगों का, जो मुंडा एक ट्राइब है, ठीक है, आपको पता है मुंडा ट्राइब है झारखंड वगैरह एरिया में, तो मुंडा जो ट्राइब है ना, ये एक खुंट कट्टी, ठीक है, खुंट कट्टी सिस्टम को प्रैक्टिस करती थी, जहाँ पे लोग कलेक्टिवली लैंड को होल्ड करते थे। लेकिन यहाँ पे आ गए दीकूज, हुआ दीज दीकूज, ये थे आपके आउटसाइडर्स, तो जो आउटसाइडर्स थे उनको दीकू कहा गया, ठीक है। और इन दीकूज के खिलाफ ही मुंडा अपराइजिंग एक तरह से हुई, ठीक है।
और कब हुई मैंने आपको बता दिया, बिरसा मुंडा इसमें लीडर थे, तभी बिरसा मुंडा जो है भगवान की तरह पूजे भी जाते हैं, है ना, ट्राइबल्स और खासकर जो झारखंड वाला इलाका है वहाँ पे। और भील के बारे में, भील की अगर बात करें तो 1817 में हुआ था। और कुछ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सन्यासी, ठीक है, ये सबसे ही पहले हुआ था, काफ़ी पहले हुआ था सन्यासी रिवोल्ट। ये हुआ था 1763 से लेके 1800 के बीच में, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है ना वहाँ पे, ठीक है। और अगर बात करें जो आपका एक और है पैका, ठीक है, पैका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हुआ था 1817 में, 1817 में। और ये जो उड़ीसा रीजन है, प्रेजेंट डे उड़ीसा, वहाँ पे हुआ था। और इसके लीडर थे बख्शी जगबंधु, ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर। पैका रेबेलियन ये स्टार्ट हुआ था। और बख्शी जो जगबंधु थे ना, ये एक आर्मी जनरल थे, एक जो खुर्दा करके डायनेस्टी थी उसमें, ठीक है। तो खुर्दा को जो है कैप्चर कर लिया किसने, अंग्रेज़ों ने। और उसके बाद जो है यहाँ पे होल्ड जमाने लगे ब्रिटिशर्स, तो उसी के खिलाफ था 1817 में। बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग प्लेस ऑफ अ सेटलमेंट इज कॉल्ड एज, अधिवास के विकासशील स्थान को क्या कहा जाता है? शेल्टर, प्लेन, होम या फिर साइट? डेवलपिंग प्लेस, अभी काम हो रहा है, सुना होगा आपने, साइट पे जा रहे हैं, है ना। हमारे यूपी बिहार में क्या पता चलता है, यूपी बिहार में ज़्यादातर जो, खैर कोई नहीं, काफ़ी लोग हर्ट हो जाएंगे तो इसे वैसे नहीं बताते हैं, साइट बोलते हैं, ठीक है, इसको साइट। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। बाकी अच्छा, सेटलमेंट से मुझे याद आया, कुछ जो हमारे रूरल सेटलमेंट होते हैं, ठीक है, रूरल जो सेटलमेंट होते हैं वो 3 से 4 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। एक तो होते हैं क्लस्टर्स, एक होते हैं आपके फ्रैगमेंटेड या फिर जिसको हम सेमी क्लस्टर के रूप में भी बोल सकते हैं, और एक होते हैं आपके हैमलेटेड, ठीक है, हैमलेटेड, और चौथे होते हैं आपके डिस्पर्स्ड, ठीक है, डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड। ये ऑर्डर में है। क्लस्टर्स मतलब जहाँ पे घर बहुत 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 पास पास में होते हैं वो क्लस्टर सेटलमेंट होता है। जहाँ पे थोड़ा सा दूर हुए फ्रैगमेंटेड, थोड़ा और दूर हुए हैमलेटेड, और बहुत ही दूर दूर हुए तो उनको हम डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दी वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे नम जगह के रूप में जाना जाता है? मौसिनराम, वैलियाल, सिंगापुर या फिर मुंबई? बताइए, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, तो ये है आपकी मौसिनराम, जो कि है मेघालय में, जहाँ पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। और इसके पीछे का भी रीज़न है, अगर मैंने आपको बताया था पहले, अगर आपको याद हो, ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में, ठीक है, ओरोग्राफिक। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हिल्स हैं बहुत ज़्यादा। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। तो आपको पता है मेघालय में गारो, खासी, जयंती हम लोगों ने पढ़ा था, और भी बहुत सारी हिल्स हैं। तो ऐसे राउंडेड टाइप में क्या होता है कि हिल्स के अराउंड ये मानसूनल जो विंड्स होती हैं वो घूमती रहती हैं। अब देखो, जो हमारा मानसून होता है उसको साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, और दूसरी ये हुई आपकी अरेबियन सी ब्रांच, और ये हुई आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। तो जो ये अरेबियन सी ब्रांच है ना, ये तो एंटर करी वेस्टर्न घाट में, खूब बारिश करी, पहुंची अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे बारिश हुई यूपी वगैरह में, ठीक है। और ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में जाके हिट करती है, मेघालय वगैरह में, फिर यहाँ के हिल्स के द्वारा यहाँ पहुँचती है। ये दोनों मिलती हैं पंजाब में। सवाल पूछा जा चुका है कि जो अरेबियन सी ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है कहाँ मिलती है? पंजाब में, ठीक है। तो ये जो रिसीव करता है रेनफॉल मौसिनराम, ये किसकी वजह से है? साउथ वेस्ट मानसून है, लेकिन बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से, तो काफ़ी बारिश होती है, ठीक है। अब यहीं पे आपका अगर पूछ ले कभी कि ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है वर्ल्ड पे, सबसे सूखा, तो ये है हमारा एटकामा डेजर्ट। एटकामा डेजर्ट जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट भी है, कहाँ पड़ता है? ये वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो आपका चिली देश है ना, वहाँ पड़ता है एटकामा डेजर्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन विच, और हाँ, गारो, खासी, जयंती, ऐसे हम कैसे चीज़ों को भूल सकते हैं? तो गारो से क्या याद आता है? वंगाला फेस्टिवल। खासी से क्या याद आता है? खांसी कब हो जाएगी? जब तुम क्या करोगे? नोंग क्रम, ठीक है। और जयंतिया, बेहदिन खलाम, ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तो बार बार रिवाइज करेंगे तो आप
आपको क्या लगता है वहाँ पे आपको रिकॉल नहीं आएगा? और क्या आपको बार बार नोट्स पढ़ने पड़ेंगे? बस आपको चीज़ों को कनेक्ट करना और बार बार उसके थ्रू चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो अपने आप वो चीज़ आपके मुँह जवानी रट जाएंगी, ठीक है। इन विच अब बहुत लोगों को बेदिन कलाम ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा, ठीक है, लेकिन आपको अब इतनी बार मैंने आपको बता दिया है, हम लोग करंट अफेयर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि आपके लिए एकदम ये अब बहुत आसान चीज़ है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इस्टेब्लिश्ड? तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 51, 50 या फिर 1949? तो इंडियन पार्लियामेंट्री जो ग्रुप है वो स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, 1949 में। व्हाट इज़ दिस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप? तो वर्ल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे हर देश की पार्लियामेंट जो है हिस्सा लेती है, फिर मतलब उसके बेटरमेंट में कैसे काम करना है उस पर बात होती है, और बाकी जो हमारे डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमपीज़ हैं हमारे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हमारा अतीक अहमद भी कभी एमपी हुआ करता था, है ना, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब इनके बीच में आपस में समन्वय रहे, इसलिए इंडियन एक पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है जो 1949 में हमारे यहाँ पे क्रिएट किया गया। और इसका याद रखना, प्रेसिडेंट कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब पार्लियामेंट से याद आता है डिफरेंट कंट्रीज़ के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जल्दी से रिकॉल करिए। रशिया की पार्लियामेंट, जापान की पार्लियामेंट, इसराइल की पार्लियामेंट, ठीक है, अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट और यूएसए की पार्लियामेंट। बताइए इनका क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं इनको? तो याद रखिए, रशिया की जो पार्लियामेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूमा, जापान की है डाइट, इसराइल की है नेसेट और अफ़गानिस्तान की है शोरा, यूएसए की है कांग्रेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द ईयर डैश। भारत सरकार ने वर्ष डैश में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किसके लिए किया होगा? पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी तभी तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया होगा, नहीं तो फिर लाने की ज़रूरत क्या? सिंपल है, ठीक। अब मुझे बताओ कि इंडिया का हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, नोट करो इस चीज़ को अगर नहीं पता है तो, इंडिया का हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में, 1971 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। और अगर पूछ ले कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से कौन सा साल जाना जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ना चालू हुई थी, उससे पहले हमारी पॉपुलेशन कम थी लेकिन बढ़ना चालू हुई। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से के रूप में जाना जाता है 1921, 1921। अब इस समय हमारी कंडीशन ये है कि हम कहीं ना कहीं चाइना को भी सरपास कर गए हैं और नंबर 1 के पोजीशन पे ऑफिशियली कुछ टाइम बाद वो भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, ठीक है, कि हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर आपका 1921, हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन 1971। तो ऑब्वियस सी बात है उसी समय। और फिर मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया और उसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ पे, मैंने आपको बताया होगा कहाँ पे आपका पॉपुलेशन कंट्रोल एक टारगेट रखा गया था। दैट वॉज इन अराउंड 4th 5 ईयर प्लान के अराउंड में, ठीक है। और 4th 5 ईयर प्लान का टेन्योर क्या था? 69 से लेके 74। तो ऑब्वियस ये बात है 69 और 74 के बीच में यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 1972। इस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट भी थी, अगर आपको याद हो। उन्होंने स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी लाई थी। स्टेरिलाइजेशन का मतलब एक तरह से बर्थ कंट्रोल के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गया था और इनकी सरकार भी चली गई थी। तो इसी वजह से तब से किसी ने हिमाकत भी नहीं की कि पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स लाए जाएँ, नसबंदी टाइप करवाई जाए, ऐसा कुछ नहीं अब कराया जाता, क्योंकि पता है कि हमारी इंडिया की जनता बात नहीं करती सब मामले में, लेकिन अंदर ही अंदर जो है, समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की एक विशेषता है? दीज गुड्स आर मोर कॉम्पिटिटिव, कंजम्पशन ऑफ 1 person डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन, दीज गुड्स आर लिमिटेड इन सप्लाई, ओनली टैक्स पेयर्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? दीज गुड्स आर मोर कॉम्पिटिटिव। तो ये क्या ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा कंपटीशन होता है आपका जो प्राइवेट गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स का मतलब है क्या? वो गुड्स, वो सामान जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पानी, ठीक है, टैप वाटर, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि हर घर जो जल के तहत 100% टैप वाटर, कौन सा स्टेट अभी डिक्लेयर हो चुका है? गुजरात, ठीक है। हम लोगों ने भी करंट अफेयर में देखा था। तो ये एक पब्लिक गुड है। या फिर हम रेलवे बात कर लें, एक पब्लिक गुड है। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन होता है? नहीं, कंपटीशन तो आपके जो प्राइवेट गुड्स होता है वहाँ पे होता है, ठीक है।
कंजम्पशन ऑफ 1% डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक पर्सन का कंजम्पशन दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है इस केस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बिजली मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से हम कंजम्पशन, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। दीज गुड्स आर लिमिटेड इन सप्लाई, बिल्कुल बात सही नहीं है, ये लिमिटेड नहीं होते हैं। ओनली टैक्स पेयर्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स, ऐसी बात भी नहीं है। आप देखिए टैक्स पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स हैं, तो वो टैक्स पेयर्स, नॉन टैक्स पेयर्स, अब वो किसके मनी से वो रोड बनी है, टैक्स पेयर के मनी से बनी है, लेकिन क्या उसको नॉन टैक्स पेयर यूज़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंजम्पशन ऑफ 1% डज नॉट अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और पब्लिक गुड्स से, ये सारी चीज़ों से कल का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, किस चीज़ पे? सोशलिस्ट इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी, ये आपको याद आना चाहिए। ठीक है, मिक्स्ड इकॉनमी, ये सब क्या होते हैं? सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, जहाँ पे पूरी तरह से जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। कैपिटलिस्ट में पूरी तरह से जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनका रोल होता है। और मिक्स्ड, जैसे हमारे इंडिया में सोशलिस्ट भी हैं और कैपिटलिस्ट। जैसे सोशलिस्ट की अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो उसका एग्जाम्पल है आपका रशिया। ठीक है, कैपिटलिस्ट की बात करें, पूंजीवाद की, तो आपका यूएसए। मिक्स्ड हमारी कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों ही यहाँ पे खेलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया होस्टेड दी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे वाला? भारत ने कितनी बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है? 4, 3, 2, 1। तो वैसे अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ओनली इंडिया, ठीक है, हैज़ ओनली इंडिया होस्टेड दी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, आंसर वुड बी 0। लेकिन क्योंकि अभी तक जितने भी हमने होस्ट किए हैं वो टोटल नंबर है 3। एक तो होस्ट किया था 1987 में, तो वो जॉइंटली होस्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान ने, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। फिर 1996 में हुआ था एक, ये हुआ, होस्ट किया था इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने, ये जीता था श्रीलंका ने ही। ठीक है, फिर हमने होस्ट किया 2011 में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, और ये जीता था हमने, राइट। तो ये 3 हमने होस्ट किए हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव अगर बात करेगा तो अभी एक भी नहीं किया है। लेकिन जो 2023 का होगा, यानी इसी साल, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होगा। तो अगर एक्सक्लूसिव पूछ ले तो अभी सिर्फ जो हम होस्ट करेंगे 2023 में, वो सिर्फ यहीं पे ही होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको याद हो तो एक सवाल और हम लोगों ने किया, जो सीजीएल में पूछा गया था इस बार, कि पहला क्रिकेट मैच, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब हुआ था? फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की अगर बात करें तो ये 1877 में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फर्स्ट ओडीआई कब खेला गया, तो फर्स्ट ओडीआई याद रखना 1971 में, 1971 में खेला गया। फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप कब हुआ? भाई देखो, क्रिकेट टेस्ट मैच का तो कोई वर्ल्ड कप होता नहीं है, या तो ओडीआई का होता है या टी20 का तो काफ़ी बाद में आया। तो ओडीआई का सबसे पहले हुआ था 1975 में, पहला मैच खेला गया 71 में, और पहला वर्ल्ड कप हो गया 1975 में। जीता किसने था? वेस्ट इंडीज़ ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर पूछ ले किसने जीता है वर्ल्ड कप को, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही बार जीता जो पिछला वाला था। इंडिया ने कितनी बार जीता है आप कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया? ने पालखेवाला, के एम मुंशी, अंबेडकर जी या फिर सरदार पटेल? प्रीएम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, एन ए पालखेवाले ने आपके प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। के एम मुंशी जी ने इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था। प्रीएम्बल से क्या क्या चीज़ें याद आनी चाहिए? प्रीएम्बल से याद आना चाहिए कि ये यूएसए से लिया है, जब पूरा संविधान बन गया था तब ये बना था। ये कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया लाए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946, जिसको अप्रूव किया गया था 22 जनवरी 1947 को, उसी का ही एक तरह से पार्ट है, लेकिन इसको बनाया गया था संविधान पूरा बनने के बाद। ठीक है, और ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, संविधान बनने के पहले ही आया था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग में कितने लोग थे? 211 लोग थे, और तभी उसके 4 दिन बाद ही इसको इन्होंने जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। प्रीएम्बल से हमें याद आना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना, इट इज़ अ
पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज पहले नहीं होता था, फिर एक केस हुआ बेरूबारी यूनियन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, इसका संशोधन किया जा सकता है। हेंस इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, इसको सिर्फ एक बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, और इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। 3 वर्ड को जोड़ा गया था। सिस करके याद रख सकते हो, तुम लोग बहुत ब्रोसिस टाइप करते हो ना, ब्रोसिस, तो इसे सिस याद कर सकते हो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। बस ध्यान ये रखना इसमें सॉवरेन नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएं। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, काफ़ी बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये जो है हमने कहाँ से लिए हैं कॉन्सेप्ट ये, और प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस कहाँ से लिए हैं, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में चीज़ें निकल के आई थी, ठीक है। उसका एक थीम ही था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। जस्टिस के प्रिंसिपल्स लिए रशिया से। जस्टिस कितनी तरह की मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह की। लिबर्टी 5, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, 5 तरह की, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। इक्वलिटी 2 तरह की, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी एक ही तरह की, और वो फ्रैटर्निटी खुद। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व। इक्वलिटी समानता, लिबर्टी मतलब आज़ादी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ, और ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस तरह की जस्टिस मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या लिख देगा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, और कुछ और एक ऑप्शन रख देगा, वो नहीं होगा। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फोक डांस ऑफ ओडिशा, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर, रंगबाती, बिरहा, कलबेलिया। अब नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। घूमर कहाँ का है, राजस्थान। झूमर कहाँ का है, झूमर कहाँ का है, तो झूमर है हरियाणा साइड का, ठीक। कलबेलिया कहाँ का है, याद करो, स्नेक ट्राइब, राजस्थान, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों उड़ गए आपके। रंगबाटी और बिरहा में बचा, तो आंसर इसका होगा रंगबाती, ठीक। और हम लोगों ने और भी उड़ीसा के पढ़े थे, उनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको आई थिंक ट्रिक भी बताई होगी इसके रिगार्डिंग कि भाई पुआ खाया, ठीक है, पुआ और दाल खाई, ठीक है। तो गोती पुआ, दाल खाई, पुआ और दाल खाई, और भाग गया, भाग से हो जाएगा भाग नाचा, ठीक है। और भाग गया, और फिर आपको पता होगा, हाँ, एक है आपका घूमरा, ठीक है, घूमरा। तो पुआ दाल खाई, भाग के अब घूम रहा है, और घूम के यात्रा कर रहा है, यात्रा से हो जाएगा जात्रा, जात्रा, ठीक है। जात्रा आपका फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है। और छऊ तो भाई आपको पता ही होगा सभी को, छऊ, ठीक है। बस एक और इसमें इसको कहीं फिट बिठा लो, रंग बाती। तो ऐसे कर सकते हो कि यात्रा में रंग खेल रहा है, ठीक है। नाच के रंग नाच लगा, ऐसे कर सकते हो कि भाग के रंग लगा रहा है, ठीक है, रंग लगा रहा है और घूम रहा है, ऐसे करके याद आ सकते हो। उड़ीसा के सारे फोक डांसेस इसमें समराइज हो जाएंगे। पुआ दाल खाई, भाग के घूम रहा है, और भाग के घूम रहा है और यात्रा में रंग लगा रहा है, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो, सारे आपके याद हो जाएंगे। बिरहा की बात करें तो ये आपका जो बिहार साइड में ये मनाया, ये आपका फोक डांस होता है, ठीक है, बिरहा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और बिहार के त्यौहार हम लोग याद कर ही चुके हैं, याद करो, विदेशिया, झिझिया, ठीक है, इन पूरे सब ट्रिक से याद किए थे हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सेकेंडरी सेक्टर, तो कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, उनको जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक तो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है हमारा टर्शरी सेक्टर, और एक होता है हमारा क्यूनरी सेक्टर, या फिर क्वार्टरनरी भी होता है, वो अलग है एक्चुअली में, लेकिन पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। प्राइमरी जो डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट या नेचर से इन्वॉल्व चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट या नेचर, उनको बोलते हैं प्राइमरी। वो हमारी एग्रीकल्चर हो सकती हैं, एग्रीकल्चर हो गया। एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, ठीक है, जो हम पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। फिशिंग हो गया। याद रखना, माइनिंग या फिर क्वायरिंग, जो हम ओर से निकालते हैं ना, वो भी इसी में ही आता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली नेचर में ही तो इन्वॉल्व है काम।
सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा ग्रो किया नहीं है, तभी हमारे यहाँ पे उतना अच्छा है नहीं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी के बाद डायरेक्टली हम लोग टर्शरी में आ गए हैं, और टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं तो सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे टीचिंग, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा। क्यूनरी सेक्टर में अगर बात करें तो जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह, जो कुछ इस तरह के काम होते हैं जहाँ पे एडवाइस तरह से चाहिए होती है, तो उसको हम क्यूनरी बोलते हैं। एक क्वार्टरनरी भी होती है, ठीक है, क्वार्टरनरी। इसमें क्या होता है, जो आपने देखे होंगे ना कि टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, और आपके फंड मैनेजर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड और सब स्टॉक्स को मैनेज करते हैं, ये सब इसमें आते हैं क्वार्टरनरी में। अब प्राइमरी को हम रेड कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं, रेड कॉलर जॉब्स। सेकेंडरी सेक्टर में जो आपकी जॉब्स होती हैं जिसमें कि बस आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, वो आपकी ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाती हैं, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब्स। और जो टर्शरी सेक्टर की जॉब्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। और जो क्वीनरी सेक्टर की होती हैं इनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब्स, ठीक है, गोल्ड कॉलर जॉब्स। और याद रखना, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में वो है सर्विस सेक्टर का, सबसे कम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है, सॉरी, सबसे कम है हमारा इसका एग्रीकल्चर सेक्टर का। सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सबसे कम। सर्विस सेक्टर सबसे कम लोगों को एम्प्लॉय करता है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में। जीडीपी से आपको सब कुछ याद आना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारी टेरिटरी में कितना गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। जीडीपी में अगर नेट जो हमारे नेट फॉरेन इनकम है उसको अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज़ याद आनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, और वो कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है बताएंगे आप कमेंट में, जिसका नाम डी से चालू होता है, जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है किसको सेकेंडरी सेक्टर में रखोगे, तो लीगल कंसल्टिंग, तो भाई कंसल्टेशन अगर ऐसा कुछ कंसल्टेंट आप लोगे तो ये क्वार्टरनरी सेक्टर में आएगा, ठीक है, क्वार्टरनरी में। चाय बागान प्राइमरी में, बिकॉज डायरेक्टली नेचर में इन्वॉल्व हो। फार्मर इक्विपमेंट, अब फार्म इक्विपमेंट, फार्म देख के प्राइमरी मत कर देना, यहाँ पे चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, फार्म इक्विपमेंट के जैसे हल हो गया, ये सब बन रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बैंकिंग आपकी टर्शरी सेक्टर में ही आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस, 16 हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखो, ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग हम सारा कुछ डिस्कशन कर चुके हैं कि वो गैसेज होती हैं विच आर ट्रांसपेरेंट, विच आर ट्रांसपेरेंट टू इंसोलेशन, विच आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, बट दे आर ओपेक टू terrestrial radiation. What is insolation and terrestrial radiation? तो ये हमारी अर्थ है, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। हमारा जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है इससे हमारा एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता है, इससे हमारी पृथ्वी हीट अप होती है, अर्थ, ना कि हमारा एटमॉस्फेयर आती है, क्योंकि ये जो गैसेज हैं ये ट्रांसपेरेंट इसके लिए आने देती हैं, ठीक है। हमारी अर्थ तो हीट हो गई, अब ये अर्थ जो है हमारी हीट को रिलीज़ करेगी। जब ये जो रिलीज़ करती है ना, ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में करती है, इनकी लॉन्ग वेव लेंथ होती है, तो इसके लिए जो गैसेज होती हैं ओपेक होती हैं, ये होती हैं आपकी शॉर्ट वेव जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर होता है हीट अप, और उसमें से वो सारा हम देख चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में अगर गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, लेकिन आप पूछ रहे कौन सी ग्रीन हाउस गैस, जो कि ऑप्शंस में दिए हुए हैं, दैट इज़ वाटर वेपर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट रहता है, कितना, तकरीबन 0.25% से लेके 0.4% तक। अगर ये हम इन गैसेस का एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन देखें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, ऑर्गन की अगर बात करें जो कि एक इनर्ट गैस है जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी, 0.9%, और अगर बात करें ये उसके बाद हमारी आती है CO2 0.036%, इसके बाद आती है हमारी हीलियम जिसका होता है 0.002%। ये सब हम लोगों ने कॉम्पोजिशन देखा है, ठीक है। और इसके बाद इससे यही हमें रिकॉल आना चाहिए OCl के बारे में। OCl क्या है,
दैट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ हमारा अर्थ क्रस्ट जो है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा तकरीबन 46%, फिर सिलिका और एल्यूमिनियम। ये हमारा अर्थ क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है। ये है एटमॉस्फियर का कॉम्पोजिशन, वायुमंडल का। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756 आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, निगाम शान या फिर शान नवाब। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद 1756 में कौन आया था? सिराजुद्दौला। जब ये आया था तभी तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यही तो नवाब था बंगाल का। क्यों हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? रिकॉल करो, सारी चीज़ें मैंने को बताई थी कि फारूक सियार जो था ना, फारूक सियार जो कि मुग़ल शासक था, इसने फरमान जारी किया था। क्या जारी किया था? फरमान जारी किया था। कब इसने फरमान जारी किया? 1717 में। क्या बोला इसने अंग्रेज़ों को कि तुम बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सकते हो, मोनोपोली तुम्हारी ट्रेड में। कहाँ? बंगाल में। तो ये लोग इसका सब गलत यूज़ कर रहे थे। कहाँ पे? बंगाल में। सिराजुद्दौला जब आया तो उतना इसकी एज थी नहीं, गुस्सा आ गया, भड़क गया। इसने काफ़ी सारी चीज़ें की और अंग्रेजी उससे भड़क गए। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था? फोर्ट विलियम जो था उसको फोर्टिफाई यानी उसमें किलाबंदी करवाना चालू कर दी। ये सारी चीज़ें, गुस्सा आ गया। और इसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, काल कोठरी की घटना होती है। दैट लेड टू दी बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 1757 में ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड करता है? याद करो, रॉबर्ट क्लाइव लीड करता है। अंग्रेज़ों की होती है जीत। और उसके बाद बना देते हैं किसको यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल? ये बन जाता है मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र ढंग से रूल नहीं कर पा रहा था तो इसके दामाद मीर कासिम, सन इन लॉ मीर कासिम को बना दिया जाता है। लेकिन मीर कासिम जो है काफ़ी उत्तेजक साबित हो जाता है अंग्रेज़ों के लिए, तो ये काफ़ी इसके अलग अपने एस्पिरेशंस थे। तो इसलिए ये करता है क्या? संधि किसके साथ? एक तरह से अलायंस, ट्राईपार्टाइट अलायंस बनाता है, जो आपके अवध का नवाब था और साथ ही साथ जो उस समय करंट मुग़ल रूलर था। तो शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और जो आपका था शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला इसके साथ अलायंस बनाता है और बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता है 1764 में। 1764 में हार जाते हैं तीनों के तीनों। एंड देन होती है आपकी इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद ट्रीटी। कब होती है ये इलाहाबाद की ट्रीटी? ये होती है 1765 में, 1765 में। ठीक है, और यहाँ से डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको याद हो, दीवानी और निज़ामत फंक्शंस को अलग किया जाता है। दीवानी अपने पास रखते हैं अंग्रेज़, निज़ामत वाला जो काम है ये दे देते हैं कि भाई जो नवाब ऑफ अवध है कि तो भाई तुम इसको देखोगे, हम नहीं देखेंगे। और ये लाया कौन था? ये क्लाइव लाया था। क्लाइव लाया था। इसको ख़त्म किसने किया था? हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया था, वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का पहला गवर्नर था, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इस समय कौन था? क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था इस समय? तो ये था वंशी टाट, याद रखना। इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वंशी टाट था। ब्रिटिश फोर्सेस को किसने लीड किया था? आयर कूट ने। ऐसे याद रखो, कूट ने इन तीनों को कूट दिया। ठीक है, तो आयर कूट ने। अब यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं मुर्शिद कुली खान, ये पहला नवाब था बंगाल का, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था ये। और एक्चुअल में पता है इनका नाम क्या था? इनका नाम था, जो एक्चुअल नाम था, ही वॉज अ हिंदू, सूर्यकांत मिश्रा। आप सरप्राइज़ हो रहे होंगे सुन के, सूर्यकांत मिश्रा नाम था इनका। फिर जो है इनको धर्म परिवर्तन वगैरह करा के मुर्शिद कुली खान नाम पड़ा और वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर है, इन इंडिया इनिशियली HYVP, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थी आपकी, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाउ मच एरिया। भारत में प्रारंभ में HYVP लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया था? तो पहली बात तो याद रखना, ये जो प्रोग्राम था हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ये सिर्फ 5 क्रॉप्स पे रिस्ट्रिक्टेड था। 2 तो आपको पता है, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा और जो मेज़ है ना, इन 5 में ये जो है मेज़ पे ये जो है रिस्ट्रिक्टेड था, ये पूरा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। और अच्छा मुझे ये बताएंगे इन तीनों में, राइस तो भाई सबको पता होगा ना, राइस कैसी है? खरीफ है, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं। वीट कैसी है आपकी? राबी है। ज्वार, बाजरा, मेज़ जल्दी से बताएंगे किस तरह की क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 मिलियन हेक्टेयर्स में जो है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। ज्वार, बाजरा, मेज़ तीनों की तीनों कैसी हैं? खरीफ हैं। राबी के क्या एग्जाम्पल हैं? राबी के एग्जाम्पल हैं बारले,
वीट हो गया, ठीक है। और आपकी बार्ले के अलावा राबी का एग्जाम्पल है जैसे आपका मस्टर्ड, रेप सीड, लिनसीड, ये सब क्या हैं, राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। और राबी के लिए कौन सी बारिश बहुत अच्छी होती है, सर्दियों की बारिश, जो क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ही होते हैं जो जेट स्ट्रीम्स के थ्रू आते हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एक्सोजेनिक फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सोजेनिक बल के कारण होता है। हमारे इस पूरे पृथ्वी पे दो तरह के बल लगते हैं, दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। उन दोनों तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एंडोजेनिक और दूसरा होता है हमारा एक्सोजेनिक। एंडो का मतलब होता है अंदर से, एक्सो का मतलब होता है बाहर से। तो अंदर से कौन कौन से बल लगते हैं, सोचो ज़रा। अर्थक्वेक अंदर ही तो लगता है, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जब आपस में टकराती तभी तो अर्थक्वेक आता है, जब उनके बीच का जो टेंशन है वो रिलीज़ होता है, देन अर्थक्वेक आता है। अभी कहाँ आया था, तुर्की में आया था, तुर्की ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की में ही। कल याद रखो कैटल हुयुक, जो कि एक ऐसी साइट है नियोलिथिक, वहाँ पे है, ठीक है। तो अर्थक्वेक ये हो गया, वोल्केनो हो गया आपका, ठीक है। जितने भी अंदर से फोर्सेस लगते हैं उनको हम एंडोजेनिक, और टू सम अप ऑल द एंडोजेनिक फोर्सेस दीज आर कॉल्ड एज डायस्ट्रोफिज्म। इस पूरे एंडोजेनिक प्रोसेस को हम डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपका विंड हो गया, हवा जो चल रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, जब यानी कि रेनफॉल हो रही है, जितने भी बाहर फोर्सेस लग रहे हैं आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक। और इनको हम बोलते हैं डेन्यूडेशन बोल देते हैं। डेन्यूडेशन मतलब किसी चीज़ का क्षरण हो रहा है। हिमालय जो है हमारे, इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, और ये दीज आर वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स, है ना, है कि नहीं, बहुत हाइट है इनकी। अरावली पता है तुम्हें, अरावलीज एक टाइम हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, तकरीबन बस वही बस वही 10-15 लाख साल पहले अरावली जो है हिमालय से भी बहुत ऊंचे थे, हिमालय से भी बहुत ऊंचे थे, आप समझ सकते हो। लेकिन अरावली आज ऐसे हैं कि आराम से चढ़ के इनको क्रॉस कर लो, इतने नीचे हैं। और हिमालय में जो चढ़ जाता है, माउंट एवरेस्ट में जो चढ़ाई कर देता है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अरावली में जो अभी क्या हो रहा है, अरावली का एक्सोजेनिक फोर्सेस एंडोजेनिक फोर्सेस से ज़्यादा लग रहे हैं, हिमालय में एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं एक्सो से ज़्यादा लग रहे हैं। सिंपल, वो नीचे से, और जो हमारी प्लेट है इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन, जो इंडियन प्लेट है और जो आपकी यूरोपियन प्लेट है, ये आपस में क्या है, और आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो हिमालय और उठता चला जा रहा है। अरावली की अगर बहुत ज़्यादा नहीं, बस साल में 1 सेंटीमीटर, ठीक है, साल में 1-2 सेंटीमीटर अरावली की अगर बात करें। लेकिन जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी में 1-2 साल तो कुछ भी नहीं है। 1-2 साल, अभी समझ लो ज्योग्राफी में 100-2 साल इज़ लाइक का, जैसे तुम्हारे कप में, टी कप में एक बबल बनता है ना, और बबल बनते और फूट जाता है, उसी तरह है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए एक 100-2 साल का जो टेन्योर होता है, ठीक है। अरावली की बात करें तो यहाँ पे जो एक्सोजेनिक फोर्सेज है, हवा पानी बहुत काम करे, जिसकी वजह से इसकी हाइट घट रही है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा। एक्सोजेनिक, अर्थक्वेक तो एंडोजेनिक है, वोल्केनो तो एंडोजेनिक है। लैंडस्लाइड क्यों होती है? लैंडस्लाइड कब आती है? जब भूकंप वगैरह आ जाता है। वैसे और भी कारण होते हैं, लेकिन क्योंकि अगर 2 और 3 बचा है, इरोजन तो मतलब प्योरली एक्सोजेनिक है। इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षरण होना, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया जो इरोजन हो रहा है किसका, अरावली इसका, ठीक है। इरोजन मतलब किसी चीज़ का क्षरण, ठीक। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं ना, ये भी सर्टेन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके ओरोजेनिक, बोलते हैं इनको ओरोजेनिक। अब तुम समझ सकते हो ओरो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, याद करो, ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। एपिरोजेनिक, वो फोर्सेस जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट बिल्ड हो रहा है, अगर माउंटेन बिल्ड हो रहा है, ओरोजेनिक। उसके अलावा समझ लो कुछ बिल्ड हो रहा है, कुछ डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, दैट विल बी एपिरोजेनिक। और इनको कलेक्टिवली डायस्ट्रोफिज्म हम बोलते हैं। और इन एक्सोजेनिक वालों को डेन्यूडेशनल एजेंट्स या फिर डेन्यूडेशनल प्रोसेस बोलते हैं। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक जंतुओं का एक उदाहरण की पहचान करिए। सिलेंट्रेट्स, अरेक्निड्स, कॉर्डेट्स, लैटीहेलमिंथस। डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स हैं। हम ह्यूमंस की बताए थे तुम्हें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर होते हैं। और हम ह्यूमंस कॉर्डेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नॉट कॉर्ड होता है। नॉट कॉर्ड क्या होता है? जिनमें कि एक आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड है,
तो बताए थे तुम्हें सारे वर्टिब्रेट्स ऑलमोस्ट इसमें आते हैं, चाहे वो फिशेस हो गई, चाहे वो रेप्टाइल्स हो गए, चाहे बर्ड्स हो गई, चाहे हम ह्यूमंस हो गए, तो वो क्या होते हैं, नॉट कॉर्ड होता है उनमें, तो वो कॉर्डेट्स हुए। तो हम ह्यूमंस कॉर्डेट हैं और हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो यानी कॉर्डेट्स, तो इसका आंसर होगा नहीं। तुरंत इससे इस पूरा लिंक का क्या एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन अब तुम्हें लिंक नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हें बताएंगे टिरिक, और इस टिरिक को अगर तुम टिरिका गए तो भाई तुम्हें बहुत आसानी से चीज़ें भी याद हो जाएंगी। पोको सिटी से आपको याद करना है इसको, किससे, तो इसके लिए ट्रिक है पोको सिटी। अब पो से है आपका पोरीफेरा, को से है सिलेंट्रेटा, ठीक है, सी ओ से है सिलेंट्रेटा, कोइलेंट्रेटा, ठीक है, कोइलेंट्रेटा करके इसको याद किया था मैंने, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंस इसको सिलेंट्रेटा करते हैं। और इसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, निडेरिया कुछ अलग नहीं होता। जैसे अगर आपको याद हो, निमाटोड्स को हम क्या बोलते हैं, एस्चेलमेंथिस बोलते हैं निमाटोड्स को। कैसी इनकी बॉडी होती है बताओ जरा, सिलेंड्रिकल बॉडी, पढ़े थे कि नहीं। और राउंड वॉर्म्स होते हैं ये, है ना, इंटेस्टाइन में चिपक के बैठ जाते हैं और फिर डिजीज़ वो करते हैं, ठीक है। सिटी में आपको सी से याद करना है निटोफोरा, ठीक है, निटोफोरा, क्या बोलेंगे यार इसको, जो भी बोलते हैं देख लो, स्पेलिंग यही होगी, ठीक है, टेनोफोरा, ठीक है, टेनोफोरा इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो पो को सिटी बस आपको याद रखना है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनको छोड़ के जो भी हो आपको मिले सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो सिलेंट्रेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ख़त्म। लेटीहेल्मिन्थिस में क्या पढ़े थे, लेटे हुए होते हैं, यानी कि फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, यानी कि चपटे कर्मी होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। इनका जो माउथ और एनस यानी जहाँ से जाता है और जहाँ से खाना निकलता है वो एक ही होते हैं, सेम होते हैं। ये सारी चीज़ हमने देखी थी। आगे बढ़ते हैं 22 एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश। अब यही नहीं और लिखिए कानपुर, हमारा कानपुर, ठीक है। तो ये कानपुर में ही हमारे, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से काफ़ी पास में ही है भीतरगांव। तो वॉज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स एगो, वॉज मेड ऑफ, लगभग 1500 1,500 साल पहले उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में एक प्रारंभिक मंदिर डैश से बना था। वुड, मड ब्रिक, बेक्ड ब्रिक, क्ले एंड थैच। अब देखिए मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, कैसा लग रहा है ये। आप उसको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इसमें कौन सी खास बात है। बिल्कुल कोई खास बात नहीं, तभी देखो यहाँ पे घर वर बने हैं ना, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और देखो एक समय पे क्या जंगल था। ये 1875 की पिक है और ये 2011 की। तो एक्चुअल में जिसको इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, आई थिंक दी ओल्डेस्ट ब्रिक, सॉरी हाँ ब्रिक, यानी जो ईंटों से बना हुआ कोई टेम्पल है, ईंटों से बना हुआ कोई टेम्पल है ये, भीतरगांव कानपुर में। ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का ये टेम्पल है। अब तभी इस तरह से था, अब इसको थोड़ा सा क्या रिकन्स्ट्रक्ट वगैरह किया जाता है थोड़ा बहुत, ताकि इसको प्रिजर्व करके हम रख सकें। तो ये 1500 साल लगभग बना था बेक्ड ब्रिक से। किस टाइप की ब्रिक थी, मड ब्रिक नहीं, बेक्ड ब्रिक थी ये, ठीक। और 1500 से मुझे 1400 याद आ रहा है। 1400 से मुझे दो चीज़ें याद आ रही हैं। एक तो जो अभी हमने पढ़ा था, याद करो, दुर्गा टेम्पल। क्या क्या याद आ रहा है दुर्गा टेम्पल से, दुर्गा टेम्पल 1400 साल पहले तकरीबन बना था। और दूसरा मुझे याद आ रहा है हर्षवर्धन, याद आ रहा है। ये सारे ऐसे ही करके पूछा था कि हर्षवर्धन ने कितने साल पहले रूल किया था, 1400 साल पहले। और दुर्गा टेम्पल वाला भी 1400 साल। तो दुर्गा टेम्पल से आईहोल में बना हुआ है, आईहोल में। और मैंने इसमें एक वो बताया था, क्या बताया था, एस्पर्ड क्या बोलते हैं उसको यार, एप्साइडल, हाँ एप्साइडल प्लेन, ठीक है। एप्साइडल प्लेन कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे बना था, कर्नाटका में है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये सारी चीज़ें देखी थी। हर्षवर्धन में क्या देखा था हम लोगों ने, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी, है ना। और हर्षवर्धन हारे थे पुलकेशिन II से, और बस इतना ही। और रत्नावली इन्होंने लिखी थी हर्षवर्धन ने, ठीक है। और इन्होंने अपनी कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट किया था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और चालुक्य में तो यार बाकी जब कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे कि उन्होंने वेसरा स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था। जो पट्टाडक्कल टेम्पल है और जो आपका विरूपाक्ष टेम्पल है, वो सारे आपके चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट हुए थे। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द बेस्ट नोन चौहान रूलर। चौहान का मतलब है चौहान, ठीक है। ये मतलब वही ना, अंग्रेज इनको चौहान प्रोनाउंस करते थे, तो अभी तक वो हमने भाषा छोड़ी नहीं है। तो चौहान जो राजपूत रूलर्स थे उनमें सबसे पावरफुल कौन था, तो ये थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय। जो हम पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं ना, जो जिन्होंने बैटल ऑफ तराइन में, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था,
1191 एडी में, तो हराया था मोहम्मद गौरी को। और फिर आपका जो सेकंड बैटल ऑफ तराई था 1192 में, तो उसमें हार गए थे, ठीक है, डेथ हो गई थी। तो ये वही पृथ्वीराज चौहान जी है, पृथ्वीराज तृतीय। इनकी कैपिटल याद रखना, इन्होंने इनकी अपनी कैपिटल रखी थी अजमेर में, ठीक है, अजमेर राजस्थान में रखी थी। और बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एज पर द हिंदू कैलेंडर उगाड़ी फेस्टिवल इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? वैशाख, चैत्र, मार्ग ऋषि या फिर श्रवण में या श्रावण में। उगाड़ी फेस्टिवल ये क्या है? न्यू ईयर फेस्टिवल सबको पता है अभी, ठीक है, कई बार हम लोग कर चुके हैं। उगाड़ी हो गया, पुथांडु तमिलनाडु का होता है, ठीक है, विशु आपका केरला का होता है, आपका जो गुड़ी पड़वा होता है, ठीक है, गुड़ी पड़वा होता है वो मराठी न्यू ईयर है। ये सारे याद रखियो, चैत्र, सारे चैत्र। चैत्र का मतलब मार्च अप्रैल। क्या है चैत्र का मतलब? मार्च अप्रैल, ठीक है। तो चैत्र में चाहे उगाड़ी पूछ ले, चाहे पुथांडु पूछ ले, चाहे विशु पूछ ले, चाहे गुड़ी पड़वा पूछ ले, क्या मारोगे? चैत्र, ठीक। और अगर पूछ ले बोहाग बिहू, बोहाग बिहू पढ़े थे ना, ये असम का न्यू ईयर है, पोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, मनाया जाता है बोहाग बिहू बैसाख यानी अप्रैल। जो चैत्र होता है ना वो मार्च अप्रैल, और बैसाख फिर अप्रैल में, ठीक है। तो बैसाख मनाया जाता है। बी से बोहाग, बी से आपका बैसाख। ऐसे ही काटी बिहू भी होता है, आई थिंक अब मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। काटी बिहू, फसल कटती है, हार्वेस्ट। काटी, कार्तिक, ठीक। और एक होता है आपका माघ बिहू। माघ, माघ मतलब माघ से होगा मार्गशीर्ष, ठीक है। तो माघ से होगा ठीक है, हाँ यही होगा ना, मार्गशीर्ष। यही तो जनवरी के टाइम पे होता है, ठीक है, मार्गशीर्षा, ठीक है, मार्गशीर्षा, जो कि आपका जनवरी के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। आप ये बताइए कार्तिक जो है ये किस महीने होता है? मतलब जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ ये, हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? ये 22 नहीं, आई थिंक 23 होगा, राइट, है ना, 23 वाला किसने जीता? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, विक्टर एक्सेल्सन या फिर जुआन दे पीर? आपको बताना है। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, रिकॉल करने तो मुझे, रोज भूल क्यों जाता हूँ यार मैं। क्वेश्चन मैंने पूछा था, रुको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पढ़ो परदेश स्कीम जो है वो किसने डिसकंटिन्यू करी, किस मिनिस्ट्री ने? तो पढ़ो परदेश स्कीम याद रखना, ये जो ट्राइबल्स थे उनको दिया जाता था सब्सिडी, परदेश यानी विदेश में पढ़ने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स ने अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया कि अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी हमारी कंट्री की, जरा आपको ये बताना है कमेंट में। और आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। नोट्स आपको मिल जाएंगे परमार एसएससी टेलीग्राम पे, बाकी क्विजेस डेली बेसिस पे होती हैं। ग्रुप का लिंक आज मैंने शेयर कर दिया है एंड आई होप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। बाकी नोट्स भी आपको आई होप मिल गए होंगे, नहीं तो आप मैं शेयर कर दूंगा, वो आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, अब ध्यान रखना बेटा, ठीक है नोट्स अगर लेने हैं तो। चलो भाई, धन्यवाद।